गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम लोग हेरिडिटी और इवोल्यूशन, आनुवंशिकता और वंशागत टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें इसके पहले कि हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ें, थोड़ा सा एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस चैप्टर को समझने के लिए, आनुवंशिकता और वंशागत को समझने के लिए एक चीज़ सर्वाधिक ज़रूरी है कि कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, परिभाषा है जो जानना ज़रूरी है। तो आज हम उनकी बात करते हैं, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। विभिन्नता के बाद मेंडल के नियमों पे तब आएँगे जब इसके प्रमुख परिभाषाओं को, प्रमुख टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ हम लोग समझने जा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट की जीन। जीन क्या है? थोड़ा बहुत आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा कि जीन क्या होते हैं। तो देखिए कि जैसे हम कहें कि अगर ये एक यूकैरियोटिक कोशिका है, ये क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका। तो देखिए कि आप जानते हैं कि कोशिकाएं दो तरीके की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इसके अंदर ये केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर जब कोशिका डिवाइड नहीं हो रही होती, जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही, तो इसके अंदर ढेर सारे लंबे पतले उलझे धागे पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्रोमैटिन धागे। ठीक है, इन्हें क्रोमैटिन धागे कहते हैं। अब देखिए कि वास्तव में ये क्रोमैटिन धागे कोशिका में कब दिखते हैं? नॉर्मली जब कोशिका विभाजित नहीं कर रही होती है, तब ये लंबे पतले उलझे धागे दिखाई देते हैं। लेकिन जब कोशिका विभाजित होने चलती है, when the कोशिका is going to divide, when the cell is going to divide, जब कोशिका विभाजित हो रही है, एक कोशिका से दो कोशिका बनने जाती है, तो कोशिका के विभाजन के समय यही क्रोमैटिन धागे सिकुड़ करके थोड़ा सा छोटे और मोटे हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। यानी कि ये क्रोमैटिन धागे तब इस रूप में चले आते हैं, इस तरीके से। तब ये किस में बदल जाते हैं? गुण सूत्रों के रूप में बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं? कि इनका क्या हो जाता है? संघनन। संघनन यानी कि कंडेंसेशन हो जाता है, सिकुड़ जाते हैं। जैसे कि आप देखिए कि वास्तव में ये गुणसूत्र क्या है फिर? तो हम कहते हैं कि ये गुणसूत्र और क्रोमैटिन धागे और कुछ नहीं है, बल्कि कोशिका में पाए जाने वाले यूकैरियोटिक कोशिका में जितने भी, जैसे कि हम कहें कि मनुष्य की एक कोशिका में जो आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल अर्थात डीएनए जो होता है, उसकी लंबाई, एक डीएनए, जैसे देखिए कि ये डीएनए का धागा है, दिस इज द थ्रेड ऑफ डीएनए। डीएनए कैसा होता है कि दो धागों से बना होता है, दो धागों से बना होता है। कौन? कि दो धागों से बना डीएनए। मनुष्य के शरीर में इस डीएनए के धागे की लंबाई कितनी होती है? कि दैट इज 2.2 मीटर। अब इस कोशिका की लंबाई, सपोज दैट अगर हम बिंदी लगा दें तो ये तो दिखता है हमें, लेकिन कोशिका इतनी छोटी होती है कि दिखती नहीं। फिर इस केंद्रक की साइज कितनी होती है? कि 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर। तो कोशिका में तो 2.2 मीटर आने वाला नहीं है, तो फिर वह केंद्रक में डीएनए कैसे आएगा? तो कहते हैं कि यही डीएनए जो है क्या होता है कि यह डीएनए सिकुड़ता है। डीएनए सिकुड़ करके इसमें समाने की कोशिश करता है, सिकुड़ता है, यानी एक बार फिर से कहें कि कंडेंसेशन होता है डीएनए का। डीएनए सिकुड़ता है और सिकुड़ करके अंततः जो डीएनए होता है, उसके सिकुड़ने की कई अवस्थाएं होती हैं जो बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे। लेकिन अंत में वह जब कोशिका में सिकुड़ करके किस रूप में रहता है? नॉर्मली जब कोशिका विभाजित नहीं होती रहती, तब वह क्रोमैटिन धागे के रूप में रहता है। और जब कोशिका विभाजित होने चलती है, तब यही डीएनए जो है सिकुड़ करके और मोटा हो जाता है, जो कि गुणसूत्र के रूप में सामने आता है। तो वास्तव में गुणसूत्र कुछ और नहीं है, बल्कि उसी डीएनए का कंडेंस्ड फॉर्म है, सिकुड़ा हुआ रूप है, कॉम्पैक्टेड फॉर्म है, सिकुड़ा हुआ रूप है। यानी कि डीएनए इस न्यूक्लियस में एडजस्ट होने के लिए, समाने के लिए सिकुड़ करके गुणसूत्र के रूप में आ जाता है। ध्यान रहे, यह अवस्था तभी आती है जब कोशिका विभाजित होने चलती है, तब।
तो निश्चित रूप से अब ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र जो है कि केवल किससे, फिर ये गुणसूत्र किससे बना हुआ है कि यह गुणसूत्र क्लास 9 में आपने पढ़ा है, यह गुणसूत्र डीएनए से बना हुआ है, यह गुणसूत्र आरएनए से भी बना होता है, और इसमें कुछ क्या होते हैं कि कुछ हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, कुछ हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, और इसमें अलावा इसमें कुछ और क्या होते हैं कि नॉन हिस्टोन गुणसूत्र प्रोटीन। वास्तव में जो डीएनए होता है वह सिकुड़ता है तो इन चीजों की मदद लेता है, आरएनए की, हिस्टोन प्रोटीन की, नॉन हिस्टोन गुणसूत्र प्रोटीन की, फिर वह गुणसूत्र के रूप में डीएनए आकर के इस अवस्था में आ जाता है। तो अब बात थी कि जीन फिर क्या होते हैं कि इन्हीं गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है, डीएनए गुणसूत्र ही डीएनए ही गुणसूत्र के रूप में आ गया है। अब जीन को समझना है कि वास्तव में ये गुणसूत्र, आपको इसमें अंतर समझे रहना कि गुणसूत्र क्या है, क्रोमैटिन धागे क्या है, डीएनए क्या है। क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो आप एक बार फिर से इसको देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब गुणसूत्र में फिर बात आती है कि जीन क्या होते हैं, तो हम कहते हैं कि इस डीएनए पर, ये जो डीएनए है वह आनुवंशिक पदार्थ है, इसी के द्वारा जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन इसी डीएनए पर क्या पाए जाते हैं कि जीन, जीन कहाँ है, इसी डीएनए पे है। यानी कि देखिए इस डीएनए का इतना सेगमेंट या हम कहें कि इस डीएनए का इतना टुकड़ा जो क्या करता है कि एक दृश्य रूप लक्षण को निर्धारित करता है। उसे जीन कहते हैं। यानी कि डीएनए का, पूरे परिभाषा में यहां लिख दे रहा हूं, डीएनए का वह टुकड़ा, डीएनए का वह टुकड़ा जो एक दृश्य रूप लक्षण को निर्धारित करता है उसे जीन कहते हैं। जीन क्या है, डीएनए का वह सेगमेंट है, वह पार्ट है, वह टुकड़ा है जो कि किसी भी जीव के एक लक्षण को निर्धारित करता है। एक लक्षण का मतलब क्या कि जैसे हमारा ब्लड ग्रुप है, ब्लड है वह एक लक्षण है, हमारी हाइट एक लक्षण है, या हमारे स्किन का कलर, आंख का रंग, हमारे नाक का शेप, कान का ये जो ईयर लोब है वो कैसा है, अटैच्ड है कि या फ्री ईयर लोब है, ये सारे क्या है, लक्षण हैं। तो डीएनए का उतना टुकड़ा हो जो हमारे शरीर का या किसी पौधे के, किसी जीव के शरीर की किसी एक दृश्य रूप लक्षण को, फिनोटिपिक कैरेक्टर को, जो बाहर से हमारे शरीर में दिखाई देते हैं, जैसे उदाहरण हमने दिया ना कि हमारे ईयर का लोब है, नाक का शेप है, उसी को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और इस जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था कि जॉनसन ने 1909 जॉनसन ने 1909 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन चूंकि इस चैप्टर में हम ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल जिसे हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या कहा था कि ग्रेगर जॉन मेंडल के समय में जीन के बारे में पता नहीं था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जीन के बारे में नहीं पता था, तो मेंडल ने जीन के लिए क्या शब्द प्रयोग किया था, फैक्टर। मेंडल ने क्या शब्द प्रयोग किया था कि जीन के लिए जो शब्द मेंडल ने प्रयोग किया था, फैक्टर। हालांकि उसके बाद मेंडल ने 1865 में, अपने 1865 में अपने नियमों को प्रकाशित किया था, लेकिन उस समय उन्हें जीन के बारे में पता नहीं थे। तो चूंकि इसी को हम क्या कहते हैं, जीन। देखिए मनुष्य के शरीर में या किसी भी पौधे में, किसी भी जीव में गुणसूत्र और जीन हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र भी जोड़े में पाए जाते हैं और जीन भी हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। तो जीन क्या हो गया, ये हमने देखा। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है कि एक एलील क्या होता है। जैसे दूसरी चीज हमें देखना है कि एलील या एलिलोमार्फ
क्या होता है? एलिल या एलिलोमॉर्फ क्या होता है? देखिए, जैसे हम कहें कि हमने एक चीज अच्छे से समझ ली है कि मनुष्य का शरीर हो या पौधे का शरीर हो, उसमें एक लक्षण को कौन निर्धारित करता है? एक जीन। मनुष्य के शरीर में, पौधों के शरीर में, किसी भी जीव में एक लक्षण को एक जीन, एक सामान्य सी चीज है। कभी कभी इसका एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, लेकिन सामान्यतः एक लक्षण को एक जीन निर्धारित करता है। जैसे हम कहें कि ऊंचाई यानी कि हाइट, ऊंचाई क्या है? हमारे शरीर का एक लक्षण है, पौधों के शरीर का एक लक्षण है। तो ऊंचाई को कौन निर्धारित करा गया? एक जीन। क्योंकि इस ऊंचाई जो है वो कैसी हो सकती है? लंबी भी हो सकती है, और ऊंचाई कैसी हो सकती है? बौना भी हो सकता है। यानी कि ऊंचाई कोई आदमी टाल भी हो सकता है, कोई आदमी ड्वार्फ भी हो सकता है, लंबा या बौना दोनों हो सकता है, हाइट तो दोनों हो सकती है। तो ये जो लंबाई है, लंबापन और बौनापन है, टालनेस और ड्वार्फनेस है, तो एक ही लक्षण के दो रूप हैं, जिसे हमने कहा था कि लक्षण और ट्रेट। ये ऊंचाई क्या है? एक लक्षण है। ऊंचाई क्या है? एक लक्षण है। और ये जो लंबा और बौनापन, एक लक्षण के जो दो रूप होते हैं, उनको क्या कहते हैं? विशेषता। विशेषता या इसी को क्या कहते हैं? ट्रेट। सामान्यतः देखिए कि किताबों में कैरेक्टर और ट्रेट, यानी कि ये जो लक्षण है, लक्षण को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कैरेक्टर। इस कैरेक्टर और इस ट्रेट यानी विशेषता और लक्षण दोनों को एक पर्यायवाची के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर है कि जो लक्षण है वो चीजें होती हैं जो पौधों में या जंतु में पाई जाने वाली वे विशेषताएं, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वो क्या है? लक्षण है, कैरेक्टर है। लेकिन उसके जो दो रूप होते हैं वो क्या कहे जाते हैं? उसे ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो हम एक चीज कर रहे थे कि एलिल या एलिलोमॉर्फ क्या है। तो जिस तरीके से एक लक्षण के दो रूप होते हैं जिसे ट्रेट कहते हैं, उसी तरीके से चूंकि अब उस एक लक्षण को तो एक ही जीन निर्धारित करने वाला है, तो एक जीन के भी दो रूप होते हैं। इन दोनों को निर्धारित करने के लिए एक जीन के दो रूप होते हैं। तो एक जीन के दो रूप होते हैं, जैसे हम कहें कि अब इस एक जीन के दो रूप, यानी कि जो टाल को डिसाइड करेगा वो क्या है? कैपिटल टी। और जो डॉर्फ को डिसाइड करेगा, यानी कि जो लंबापन है, लंबा है, तो इस लंबा और बौना, तो लंबेपन को, जो लंबेपन के लक्षण को निर्धारित करेगा वो जीन का कैपिटल टी है, और जो बौनेपन को डिसाइड करेगा वो क्या है? स्मॉल टी है। देखिए, डीएनए के धागे में जीन कहाँ पाए जाते हैं? हमने निश्चित रूप से कहा कि डीएनए में, डीएनए के जीन जो है डीएनए के धागे का टुकड़ा है, जो मनुष्य या किसी भी जीव के शरीर को एक लक्षण निर्धारित करता है। निश्चित रूप से उस डीएनए के धागे पर कैपिटल टी, स्मॉल टी जैसी कोई चीज नहीं होती है। हमें ये समझने के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी शब्द हम, ये एक सिंबल है, प्रतीक है जो प्रयोग करते हैं। तो उसी तरीके से जो जीन है उसके दो रूप होते हैं, एक जो लंबेपन को निर्धारित करेगा और एक जो बौनेपन को निर्धारित करेगा। तो जो जीन के दो रूप होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एलिल या एलिलोमॉर्फ। यह परिभाषा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि एक जीन के दो रूप होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एलिल या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः किसी, अब ये जो एलिल या एलिलोमॉर्फ होते हैं वो सामान्यतः किसी एक लक्षण के लिए जो एलिल होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए दो ही एलिल होते हैं। जैसे हम कहें कि लंबाई, हाइट है, तो उसके दो एलिल हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कभी कभी उसके एलिल जो होते हैं वो एक दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे हम कहें कि देखिए, एलिल दो ही होते हैं, लेकिन जैसे हम कहें कि रुधिर वर्ग, ये 10th में भी इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो रुधिर वर्ग को निर्धारित करने वाले हमारे शरीर में तीन एलील होते हैं, आई ए, आई बी
और आईओ। ये तीन क्या हैं? ये तीन एलील हैं, एक ही लक्षण। ब्लड ग्रुप तो दूसरे वर्ग तो एक ही लक्षण है ना हमारे शरीर के। समानता हमने अभी कहा कि एक लक्षण के दो एलील होते हैं, यहाँ पर एक लक्षण के तीन एलील हैं। कितने एलील हैं? तीन एलील हैं। लेकिन चूंकि मनुष्य में एक ही लक्षण के लिए दो ही एलील हो सकते हैं, तो हमारे शरीर में ये जो इसमें से दो ही एलील होती हैं, आई ए या आई बी होगा, या आई बी और आई ओ हो सकता है, या आई ओ और आई ओ हो सकता है। उसी के आधार से ब्लड ग्रुप हमारे आई ए बी हो सकते हैं, या बी हो सकता है, या ओ हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव वो आरएच फैक्टर के ऊपर निर्भर करता है। मैं केवल एक चीज यहाँ बताना चाह रहा था आपको कि जिस प्रकार से एक लक्षण के दो रूप होते हैं, उसी तरीके से जीन के भी दो रूप होते हैं। जीन के किसी एक जीन के दो रूपों को ही एलील या एलिलोमॉर्फ हम कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट एलील और एलिलोमॉर्फ। ठीक है, इस एलील या एलिलोमॉर्फ, एलील शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था बेट्सन। बेट्सन ने एलील शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो एक पहली चीज क्या हो गई कि जीन क्या होते हैं। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि एलील या एलिलोमॉर्फ क्या होते हैं। एक और चीज हमने डिस्कस किया कि कैरेक्टर यानी कि लक्षण और विशेषता, कैरेक्टर और ट्रेड भी क्या है, देयर इज माइनर डिफरेंस, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन उसे समझे रहना बहुत जरूरी है। तो एक ये चीज, दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और हमें देखनी है कि जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। देखिए, हम कहते हैं कि दृश्य रूप, दृश्य रूप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जीनोटाइप। और दूसरा है क्या कि फिनोटाइप। दृश्य रूप को हम फिनोटाइप कहते हैं, फिनोटाइप। और दूसरे रूप को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। जीनोटाइप को क्या कहते हैं कि जीन रूप। जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है? तो हमारे शरीर में वह लक्षण जो बाहर से दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं? बाहर से दिखाई देने वाले लक्षणों को ही हम क्या कहते हैं? दृश्य रूप। हम यहां पर लिख देते हैं, बाहर से दिखाई देने वाले लक्षणों को दृश्य रूप कहते हैं, यानी जीनोटाइप कहते हैं। जिसका निर्धारण कौन करेगा? जिसका निर्धारण एलील करते हैं। जिसका निर्धारण कौन करेगा? एलील ही तो करेगा। जैसे हम कहें कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे के लिए एलील है। तो अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तब भी पौधा कैसा है? लंबा। या कैपिटल टी ये भी दोनों एलील है तब भी पौधा कैसा है? लंबा। और या हम कहें कि स्मॉल टी है तो पौधा कैसा है? बौना। तो निश्चित रूप से यानी कि ये जो है कि ये जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप है, और ये जो बाहर से दिखाई देने वाला पौधा लंबा है, उसका जीन तो दिखता नहीं है। तो जो बाहर से दिखने वाले लक्षण है उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं? फिनोटाइप। ये फिनोटाइप है। और जो जीनोटाइप क्या है कि जीनोटाइप का मतलब क्या कि किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन। एलील को हम जीनोटाइप या जीन रूप कहते हैं। ठीक है, तो हम कहें कि ये पौधा लंबा है तो वो क्या है कि फिनोटाइप है, दृश्य रूप है। लेकिन इस लंबा को डिसाइड करने वाला कैपिटल टी है, वो उसका जीनोटाइप है। या कैपिटल टी और स्मॉल टी भी होता है तब पौधे का जीनोटाइप या तो ये भी हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों समान नहीं हो सकते हैं। तो एक चीज समझ लेना है कि जीनोटाइप क्या था और फिनोटाइप क्या था। अब दूसरी चीज कि अब यहाँ पे एक और कि समयुग्मकी,
युग्मकी, समयुग्मकी को हम क्या कहते हैं? होमो, इसको हटा देते हैं, देखो समयुग्मकी और विषमयुग्मकी, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। क्या है दोनों चीजें? कि अगर किसी एक लक्षण को निर्धारित करने वाले दोनों एलील समान हो तो हम उसे क्या कहते हैं? होमोजाइगस। जैसे कि हम कहें कि एक लक्षण है लंबा, लंबा होना, लंबा है, पौधा लंबा है, तो लंबा क्या है? एक लक्षण है, और इस लंबा को निर्धारित करने वाले, इस लंबाई को, टालनेस को डिसाइड करने वाला जो एलील है वो क्या है? कैपिटल टी, कैपिटल टी। तब हम कहेंगे कि ये क्या है? समयुग्मकी। ये दोनों एलील अगर किसी एक लक्षण को निर्धारित करने वाले दोनों एलील समान होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस। तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं, किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले दोनों एलील यदि समान हो तो उसे समयुग्मकी कहते हैं। किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले दोनों एलील यदि समान हो तो उसे समयुग्मकी कहते हैं। और जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। और अगर किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले दोनों एलील अगर भिन्न हो, यहाँ पे किसी लक्षण को निर्धारित करने वाली दोनों एलील यदि भिन्न हो तो उसे विषमयुग्मकी कहते हैं। उदाहरण के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी लंबाई को डिसाइड, पौधा ये जो है ये भी लंबाई को डिसाइड करेगा, ये भी लंबाई को डिसाइड करेगा। तो ये दोनों जो एलील समान हैं तो हम कहेंगे कि समयुग्मकी प्रभावी। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्या? कि समयुग्मकी प्रभावी, समयुग्मकी प्रभावी। यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। और अगर दोनों भिन्न हैं तब इसको हम क्या कहेंगे? कि विषमयुग्मकी, विषमयुग्मकी प्रभाव। लेकिन अगर ये हो जाए तब हम क्या कहेंगे? अगर ये हो गया तो हम कहेंगे कि इसको यहां लिखते हैं कि स्मॉल टी हो जाए तो चूंकि ये क्या है कि समयुग्मकी, दोनों समान है तो समयुग्मकी होगा। लेकिन स्मॉल टी प्रभावी नहीं तो इसको कहेंगे अप्रभावी। ठीक है, तो समयुग्मकी और विषमयुग्मकी ये दोनों ही चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। अब हम क्या देखते हैं थोड़ा सा कि होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, समयुग्मकी और विषमयुग्मकी। देखिए ये जो दोनों ही टर्म हैं कि समयुग्मकी और विषमयुग्मकी क्या है, फिर थोड़ा सा एक और चीज हमें समझ लेना है कि प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन क्या होती है। देखिए
डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन, प्रभावी जीन, अप्रभावी जीन, वह जीन जो अपने जोड़ीदार जीन की उपस्थिति के बावजूद अपना लक्षण प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रभावी जीन। यहां पे लिख देते हैं कि वह जीन जो अपने जोड़ीदार जीन या एलील की उपस्थिति के बावजूद अपना लक्षण का मतलब दृश्य रूप लक्षण प्रदर्शित करता है, उसे प्रभावी जीन कहते हैं। जैसे हम कहें कि अब ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, तो पौधा क्या होगा? लंबा। कैपिटल टी लंबाई के लिए होता है और स्मॉल टी बौनेपन के लिए होता है, लेकिन इस बौनेपन का जीन उपस्थित है फिर भी पौधा कैसा हो गया? लंबा। अब अगर हम कहें कैपिटल टी है, दोनों लंबे हैं तो दोनों लंबाई वाले जीन हैं, तब भी पौधे की लंबाई, पौधा लंबा हुआ। लेकिन अगर स्मॉल टी के बावजूद भी वह अपना लक्षण दे दे तभी वो क्या कहा जाएगा? उसी कारण उसको कहा गया प्रभावी जीन। अप्रभावी जीन यहाँ पे देखिए कि ये जो स्मॉल टी है वो बौनेपन के लिए है, डॉर्फनेस के लिए है, लेकिन वह अपने लक्षण को यहाँ नहीं दे पा रहा है। कब दे पाता है? जब स्मॉल टी हो जाए तब पौधा कैसा हो जाएगा? बौना। तो हम कहते हैं कि वह जीन जो अपना लक्षण तभी प्रदर्शित कर पाता है जब उसका जोड़ीदार भी उसी जैसा हो, आइडेंटिकल हो, तो उस जीन को हम क्या कहते हैं? अप्रभावी जीन। यहाँ पे लिख देते हैं परिभाषा कि वह जीन जो अपने लक्षण को तभी प्रदर्शित कर पाता है जब उसका जोड़ीदार जीन समान हो। समान का मतलब आइडेंटिकल, यानी कि स्मॉल टी हो, ये उदाहरण, तब उसे क्या कहते हैं? अप्रभावी। तब उसे हम क्या कहते हैं? अप्रभावी जीन। जैसे हम कहें कि स्मॉल टी क्या है? रिसेसिव जीन है, अप्रभावी जीन। ठीक है, तो ये दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि प्रभावी जीन क्या है और अप्रभावी जीन क्या है। दोनों चीजों को आप अच्छे से समझे रहिएगा। इसके बाद देखिए अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स छूट गई हैं, अभी रह गई हैं, लेकिन इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में जो बाकी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, परिभाषाएं हैं, जिसको समझना इस चैप्टर के लिए निहायत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप इस चैनल के साथ बने रहिए। पूरा चैप्टर परीक्षा से पहले हम जरूर अपलोड कर देंगे, सो दैट आप उसको यूटिलाइज कर पाएं बोर्ड में, और इसके बाद कुछ छूटे ना इस चैप्टर से, आपको कहीं कठिनाई ना आए। धन्यवाद।